नमस्कार। क्लास 10th के लिए आज हम लोग सिविक्स के अंतर्गत भारत की संघीय विशेषता इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में हमने आपको संघवाद के बारे में बताया था कि संघवाद क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज उन सभी विशेषताओं को हम लोग भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू है। और भारत में एक संघीय व्यवस्था क्यों लागू की गई, इसके बारे में कहा जाता है कि भारत जो है कि भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे एवं अन्य कई आधारों पर विविधताओं से भरा हुआ देश है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और क्षेत्रीय विशेषताएं वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और इन विशेषताओं को अगर एक साथ लेकर के चलना है तो स्वाभाविक रूप से बात है कि संघीय व्यवस्था लागू होना चाहिए। और हुआ भी यही कि भारत के आज़ादी के पश्चात भारत में संविधान के माध्यम से संघीय व्यवस्था लागू की गई। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के संघवाद की या भारत की संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषता नंबर 1, सामान्य संघ के समान यहाँ पर भी दो स्तरों की सरकार है। केंद्रीय स्तर पे केंद्र सरकार और प्रांतीय स्तर पे राज्य सरकार है। और केंद्रीय सरकार जो है संपूर्ण भारत के प्रशासन को देखती है, जबकि राज्य सरकारें जो है अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करती है। सभी राज्यों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है। इसके बाद 1993 में भारत की संघीय व्यवस्था में एक तीसरा स्तर जोड़ दिया गया और यह तीसरा स्तर जो था स्थानीय प्रशासन का था। स्थानीय प्रशासन यानी कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था और शहर में नगर पालिका की व्यवस्था। तो ये सारी व्यवस्था है 1993 ईस्वी के संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जोड़ा गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकारों को कार्य निर्धारित किए गए हैं कि सबके कार्य अलग होंगे, तो उनके कार्यों के बंटवारा के लिए यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कार्यों के बंटवारा के लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है। और इन सूचियों में उन विषयों का उल्लेख है जिस पर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारें कानून बनाती है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के विभाजन के लिए संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। सूची नंबर 1 संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। पहले संघ सूची पर चर्चा करते हैं। संघ सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है, ऐसे विधायी विषयों को शामिल किया गया है जो पूरे देश के लिए एक समान महत्व के होते हैं और उनके लिए एक जैसी नीतियों की आवश्यकता होती है। यानी कि संघ सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जो कि संसद की मदद से कानून बनाने का कार्य करती है। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं मुख्य रूप से? तो भारत की सुरक्षा एंड डिफेंस, भारत की विदेश नीति, बैंकिंग व्यवस्था, संचार, करेंसी यानी कि मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं इस संघ सूची में शामिल हैं। इसके बाद राज्य सूची, जैसा कि नाम से क्लियर है कि इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। यानी कि इस सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है और प्रत्येक राज्य इन विषयों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार कानून बना सकती है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि राज्य सूची में जो कानून बनाए जाते हैं वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य की आवश्यकता
या फिर उसकी संरचना अलग अलग होती है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने तरीके से राज्य सरकारें राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं और वह दूसरे राज्यों से भिन्न भी हो सकती है। तो राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, व्यापार वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची है, और इस समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि समवर्ती सूची में शामिल विषय केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, अतः समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त होता है। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर इस सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा, और उस दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसके अलावा भी ये तीनों सूचियों का वर्णन संविधान में किया गया था। यानी जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो इन सूचियों का उल्लेख उसमें किया गया। लेकिन संविधान बनने के पश्चात भी समय के साथ कई ऐसे विषय उभर करके सामने आए जिसका उल्लेख इन सूचियों में नहीं था। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की उस समय कोई प्रश्न था ही नहीं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में ऐसे विषय आए जिससे तत्कालीन हमारे संविधान निर्माता जो है अनभिज्ञ थे। उस स्थिति के लिए एक जो है अलग से व्यवस्था की गई थी जिसका नाम दिया गया था अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी अवशिष्ट सूची। इस अवशिष्ट सूची में क्या है कि ऐसे सभी विषय जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, उन सभी विषयों को समवर्ती सूची, उन सभी विषयों को जो है वह ये अवशिष्ट सूची है उस अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाएगा, और इस अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में, यानी संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था में एक बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था है। वह व्यवस्था ये है कि सभी राज्यों को, भारत की संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों को एक समान अधिकार और एक समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए है कि भारत के प्रत्येक राज्य भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से अलग हैं, और इसी कारण से अलग अलग राज्यों को अलग अलग अधिकार और शक्तियाँ दी गई है। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और उन्हें विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के द्वारा विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की गई थी। वैसे वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खो चुका है ना, लेकिन जिस समय अपना देश बना था, संविधान बना था, उस संविधान के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। तो ये संघ और राज्य की बात हो गई। तो संघ और राज्य के अलावा भी भारत के संघ क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आकार में काफ़ी छोटे हैं और इनकी क्षेत्रीय विशेषता भी अन्य राज्यों से अलग है। तो ऐसे क्षेत्र जो कि आकार में छोटे होने के कारण राज्य नहीं बन सकते और इनकी क्षेत्रीय विशेषता के कारण इन्हें किसी अन्य राज्य में नहीं मिलाया जा सकता, ऐसे क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण स्वतंत्र नहीं बन सकते हैं और
क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण इन्हें किसी अन्य राज्यों में मिलाया भी नहीं जा सकता है। ऐसे जो राज्य क्षेत्र हुए केंद्र शासित प्रदेश कहलाए और इन क्षेत्रों को जो है चलाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे उन सब का प्रशासन जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में 9 केंद्र शासित राज्य हैं जिसका शासन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि भारत में और संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो शक्तियों का यह बंटवारा संविधान का बुनियादी आधार है, अर्थात इसमें परिवर्तन लाना बहुत ही जटिल यानी कि मुश्किल कार्य है। केवल संसद केंद्र और राज्य के बीच जो कानून बनाए गए हैं, अलग अलग बंटवारा किया गया है, उसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता बंटवारे को लेकर के किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और उसके बाद कम से कम आधे यानी कि 15 राज्यों के विधानसभाओं की मंजूरी मिलना अनिवार्य है। यानी कि संघ राज्य संबंध के बीच में जो विषय हैं उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित हो और उसके बाद उस विधेयक को कम से कम आधे यानी कि 15 राज्यों का समर्थन प्राप्त हो। इसी स्थिति में इसमें किसी प्रकार का संशोधन होना संभव है। इसी प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो इस स्थिति में इस विवाद को दूर करने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जितने भी विवादास्पद स्थितियां होगी, जितने भी मतभेद होंगे, उस मतभेद को दूर करने का कार्य जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कि भारत की ये संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, यानी ये संघीय व्यवस्था का संचालन किस रूप में होता है। तो ये कहा जाता है कि संविधान के माध्यम से संघीय व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है, लेकिन केवल यही एकमात्र कारण नहीं है कि संविधान में जो बातें लिख दी गई उसी के आधार पर संघीय व्यवस्था चल रही है। अगर भारत में संघीय व्यवस्था सफल है तो इस सफलता का कारण क्या है? भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारत के लोगों के बीच में संघवाद की भावना, एक दूसरे की परंपरा, भारत की विविधताओं का सम्मान करने और साथ साथ रहने की इच्छा आदर्श रूप में उभर करके सामने आई है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत में संघवाद या संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को जाता है। अगर भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं होती तो संभवतः संघवाद को स्थापित कर पाना भी संभव भी काफ़ी मुश्किल होता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाषाई राज्य और भारत की भाषा नीति इस पर चर्चा करेंगे